हाय एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और मेरे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं अंकित गौड़। और अंकित गौड़ जो है वो इजी फाई के को फाउंडर हैं। और इजी फाई को अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो जब डीफाई शुरू हुआ था पूरी दुनिया में, तो डीफाई जो शुरुआत थी वो करीब 2020 में शुरू हुआ था। और मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जो इंडिया की पहली डीफाई कंपनी थी या डीफाई के अंदर कोई इनिशिएटिव था जो इंडिया से था, तो वो इजीफाई था। और इजीफाई को शुरू किया था अंकित गौड़ और अंशुल धीर ने। और आज हम जो डीफाई को इतना बड़ा सेक्टर देख रहे हैं, मोर देन 270 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ टीवीएल जो लॉक्ड है अलग अलग प्रोटोकॉल्स में, हम इतने बड़े सेगमेंट को देख रहे हैं। 2020 में ये 1 बिलियन भी नहीं होता था जब जब इजीफाई ने शुरू किया था। और तब इस विजन को देखना कि डीफाई कितना बड़ा होगा और कितना बड़ा सेक्टर इवॉल्व होगा, और अभी हम हार्डली 2022 में शुरू हुए हैं, एंटर किए। उस समय में इस विजन को इन्होंने रखा, उस समय में ये सोचा कि डीफाई के अंदर हमें कुछ बिल्ड करना है और वो भी इंडिया से। सो दैट इन इटसेल्फ वाज अ मैसिव एंड अ ह्यूज स्टेप। एंड आई थिंक उस समय में जब बहुत सारे लोगों को ये पता भी ना हो, जैसे आज हम देखते हैं ना एनएफटीज का क्या फ्यूचर है, हम एनएफटीज को देख रहे हैं, मेटावर्स को देख रहे हैं, और हमें पता नहीं कितना बड़ा सेगमेंट होगा फ्यूचर में। लेकिन उस समय में एक अपने फ्यूचर को बिल्ड करना एक ऐसे सेक्टर में जो कि जिसका पता नहीं था। सो इजी फाइव वाज वन ऑफ दोस इनिशिएटिव्स, अर्ली इनिशिएटिव्स फ्रॉम इंडिया। एंड इजी फाइव का जो जो रोड मैप था, जो इजी फाइव का जो प्लान था, जिस तरीके से इजी फाइव 2020 से लेके आज 2022 तक पहुंचा है, एंड जो उनका रोड मैप था, वो आई थिंक दैट वाज फैसिनेटिंग। बीच में कुछ हर्डल्स आए और वो ऐसे हर्डल्स थे, ट्रस्ट मी, अगर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को जैसे ही वो हर्डल्स आते देखा तो उनको मार्केट से वैनिश होते देखा। एंड वो लिस्ट बहुत लंबी है कि जब उनके सामने उस तरीके के चैलेंजेस आए डी5 में, तो वो लोग वैनिश हो गए, मतलब उनका पता भी नहीं है। लेकिन इजी फाई के सामने जब वो चैलेंज आया तो उन्होंने उस चैलेंज को भी ओवरकम किया, उस हर्डल को भी ओवरकम किया। जब मैक्सिमम लोग उस समय में भाग जाते हैं या उस समय में हिम्मत हार देते हैं, उस हर्डल को ओवरकम करने के बाद आज मैं जो देख रहा हूँ वो ये कि वजीर एक्स पे मैं जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि हाईएस्ट ट्रेडेड कॉइन के अंदर मैंने देखा इजी को। और मैंने वहां पे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को अप जाते हुए देख रहा हूँ, मैं और चीजों में देख रहा हूँ कि इजी फाई इज डूइंग वेल। तो पॉइंट ये बनता है कि कोई कोई प्रोडक्ट, कोई प्रोजेक्ट इंडिया से अपने आप को दुनिया को कम्युनिकेट करने में लगा है, अपने अपने विजन को लेके चल रहा है, तो ये बनता है कि एक बारी अंकित से 1 to 1 ये समझा जाए कि इजीफाई का रोड मैप क्या है आगे का, इजीफाई क्या कर रहा है, अभी एट प्रेजेंट कहाँ पे खड़ा है। और कुछ ऐसे भी इंटरेस्टिंग बातें हम करने जाएंगे जिसके अंदर आप कभी सोचो कि आपको किसी यूनिवर्सिटी के अगर अंदर एडमिशन लेनी हो अमेरिका में, और आपको कोई एजुकेशन लोन ना दे रहा हो, लेकिन फिर भी आप डीफाई के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ से आपकी फंडिंग हो जाए आपकी एजुकेशन की, तो क्या ये पॉसिबल है? इस को भी हम लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे। और कुछ इजीफाई क्या इसके अंदर कुछ कर रहा है, एजुकेशन स्पेस को भी क्या डिसरप्ट कर रहा है, एजुकेशन लोन की जो इंडस्ट्री है क्या उसको भी डिसरप्ट कर रहा है, कुछ है क्या ऐसा? मेटाफाई, हमने डीफाई सुना, हमने एनएफटी सुना, क्या मेटाफाई फ्यूचर है? हमने मशीन फाई भी सुना भी रिसेंटली, आयोटेक से इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर कह रहे हैं कि मशीन फाई इज गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग। तो मेटाफाई क्या है उसको भी हम डिस्कस करें। तो आप अगर इन सारे टॉपिक्स को समझना चाहते हो, डीफाई, मेटाफाई, एजुकेशन स्पेस को, और सबसे बड़ी बात, दुनिया के अंदर इतनी कैपिटल है, ट्रिलियंस में है, और उस ट्रिलियंस में जो कैपिटल है वो उसकी डिप्लॉयमेंट सही तरीके से हो रही है क्या? उसका मैक्सिमम पोटेंशियल उस कैपिटल का हम निकाल पा रहे हैं क्या? डीफाई सेक्टर जस्टिफाई कर पा रहा है उस कैपिटल को? इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे इजीफाई किस तरीके से दुनिया की जो कैपिटल है उसको, उसका डिप्लॉयमेंट को, दे आर ट्राइंग के जो मैक्सिमम पोटेंशियल उस कैपिटल का वो निकल सके, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सो विद दिस थॉट आई थिंक अंकित, वेलकम। आई होप कि मैंने इंट्रोडक्शन लंबी ना दे दी हो, बट इट डिजर्व करता है बिकॉज द वे यू गाइज आर प्रोग्रेसिंग एंड द वे इजीफाई को, मैं ये कह सकता हूँ कि इजीफाई इज बैक विद अ बैंक। एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को ना जो रोड मैप है और जो चीजें हैं आज हम कम से कम कवर करके बताएं कि नॉट जस्ट इजीफाई बट डीफाई को कैसे इवॉल्व हो रहा है, और कैसे डीफाई हम 2.0 को इवॉल्व होते देख रहे हैं। तो अंकित, सबसे पहले मैं शुरुआत ये करना चाहता हूँ कि पहले तो वेलकम, और दूसरा कि थैंक यू। डीफाई डीफाई सेक्टर के अंदर
क्या चीज देख रहे हो कि क्या चीज होती दिख रही है? जिसे कहते हैं कि 2022 में क्या ट्रेंड पकड़ने का है इस टाइम डीफाई में, कि लोगों को पहले पता लग जाए कि ओके ये ट्रेंड इवॉल्व हो रहा है, 2022 से आगे अब डीफाई इस तरीके से बढ़ेगा। ओके, सो काशिफ भाई देखो ऐसे है कि अगर मैं 22 की बात करूं डीफाई के अंदर, सो डीफाई में अगर मैं बहुत स्पेसिफिक्स में ना जाऊं, मैं इन जनरल अगर आपको बात करता हूं, तो देखिए डीफाई के अंदर अब जो प्रोडक्ट्स आएंगे दे आर गोइंग टू बिकम मोर स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। डीफाई 1.0 में बहुत ही फंडामेंटल प्रोडक्ट्स आए, जैसे स्वैप्स आए, या अगर आप बात करो तो सिंपल कोलैटरलाइज लेंडिंग के प्रोडक्ट्स आए। अब डीफाई 2.0 जो चल रहा है जिसकी हम बातें करते हैं, तो इसके अंदर एसेंशियली अगर आप देखो तो नाउ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज गोइंग टू अ नेक्स्ट लेवल, जहाँ पे के थोड़े और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स आने स्टार्ट हुए हैं। जैसे अभी मैं आजकल पोर्टफोलियो ट्रेडिंग की बात करता हूँ, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस में होता भी है, या क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स ओपीएम ने बनाया था लास्ट ईयर 2022 एंड में, 21 में लोगों को भी पता भी नहीं है सीडीएस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स कैसे बनाते हैं, क्या होता है। तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स जो और थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होंगे, जो और अभी तक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ट्रेड होते थे, उनके ऊपर अब चीजें आएंगी। अभी तक जैसे अगर आप बात करो तो डीफाई में फ्यूचर्स होने के नाम के लिए हैं, लेकिन वो अभी तक उनकी हम्म, अडॉप्शन नहीं आई है, उनमें लिक्विडिटी नहीं है। सो उस टाइप के प्रोडक्ट्स के ऊपर लिक्विडिटी आएगी। उसके अलावा यू विल सी अ ह्यूज मर्ज बिटवीन एनएफटीज एंड डीफाई। सो डीफाई के अंदर एनएफटीज की यूटिलाइजेशन आप देखोगे, नॉट प्लस वाइसे वर्सा एनएफटीज के अंदर डीफाई की यूटिलिटी देखोगे, और ये दोनों बातें थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हैं कि जो अभी तक डीफाई के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे थे। नाउ यू विल इमेजिन लॉट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स कमिंग इन, जहाँ पे वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल टोकन, स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक लोन्स, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स को एनएफटी में एज ए एनएफटी रैप करके ट्रेडेबल बनाएंगे। सो आप बेसिकली ऐसा कुछ कर पा रहे होगे कि आज सपोज आपके पास एक टोकन है, एक कॉमन सी बात है, आपके पास मान लो इथीरियम है, आपके पास मैटिक है, आपके पास लेट्स से एडा है, और एक्सवाईजी कोई और टोकन है। अब ये 4 टोकन चल रहे हैं, इनमें से 2 टोकन लॉस में है, 2 टोकन प्रॉफिट में है, बट ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है। आज आप लैंडिंग में क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअल टोकन को ले जाके कोलैटरल रख सकते हो, और फिर उस इंडिविजुअल हम्म, टोकन की करस्पॉन्डिंग लॉस वो अपना लोन लेते हो। या तो आप हम्म, ये सारे के सारे टोकन उसमें रखो, और या फिर सारे के सारे एक को निकालो, तो वो डिसीजन आपके लिए बड़ा टफ है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पता है यार मेरा इंडिविजुअल ऊपर नीचे हो रहा है, मैंने 10 लाख लगाए थे, मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 15 लाख है, तो मेरे को आइडियली इस पे लोन कितना भी मिल सकना होना चाहिए। एक एग्जांपल, अब अगर मैं आपके इस पोर्टफोलियो को एज एन एनएफटी में ब्लेंड कर दूं, और उस एनएफटी को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्टेक कर पाओ, या अपने उस पोर्टफोलियो के ऊपर आप एज ए कोलैटरल रख के लोन ले पाओ, तो आपको जो लिक्विडेशन रिस्क है वो कम हो जाएगा। दिस इज अ डायरेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ एनएफटीज एंड डीफाईज आर गेटिंग ब्लेंडेड। प्लस इसी तरह से स्टेकिंग पोजीशंस की अगर मैं बात करूं, आज हमारे पास स्टेकिंग के बहुत सारे सॉल्यूशंस आ गए हैं। हर प्रोजेक्ट के पास अपनी स्टेकिंग होती है, लेकिन उन स्टेकिंग पोजीशंस एट द एंड ऑफ द डे वो मेरी कैपिटल है, मेरा एसेट है, तो मैं उसको लिक्विड कर पाऊं, तो उस टाइप की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। सो लाइक एज आई सेड कि अब 2022 में हमें और मोर स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, मोर इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि बेस लेयर अब बन चुकी है। अगर मैं बात करूं तो आपके पास आज की तारीख में डेक्सेस पे लिक्विडिटी है, स्वैप्स हैं, लेंडिंग ऑप्शंस हैं, लेंडिंग में लिक्विडिटी है, बट स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंसी की अब जरूरत है, जहां पे अब थोड़ा सा इंटेलिजेंस algorithms will become more and more efficient. So that is the trend I see in 2022 in DeFi. अमेजिंग। तो अच्छा, डू यू आल्सो सी कि हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि डीफाई सेक्टर पे जो टोकन्स आ रहे हैं, और डीफाई को यूएस के अंदर एज अ सिक्योरिटी, वहां पे बात चल रही है कि एज अ सिक्योरिटी ट्रीट किया जाएगा पूरे जितना भी सेक्टर है, और डीफाई सेक्टर अपने आप एक वैक्यूम में ग्रो नहीं कर सकता। अगर उसे रियल वर्ल्ड में ट्रेडिशनल फाइनेंस को अगर मर्ज करना है, तो उसे रेगुलेशन में जो केवाईसीज और इन सब चीजों को भी, इंस्टीट्यूशंस को लाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जहाँ पे रेगुलेटर्स के कंसर्न्स को भी एड्रेस करना पड़ेगा। डू यू थिंक कि डीफाई सेक्टर के अंदर केवाईसीज और नो योर कस्टमर्स और ऐसी कुछ चीजें आप फ्यूचर में देख सकते हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स देख सकते हो? क्या ये भी Yeah, ग्रोइंग ट्रेंड होगा? absolutely, absolutely. See, देखो KYC is not bad. See, people are also
there is also a huge sector, a huge amount of people who are not against doing KYC, but they are against sharing their data. Right, so that is what is very very important now. Agar aap dekho, there are so many blockchain based identity solutions that are coming, and we are also working with one of them, where what they are doing is they are the custodials, I mean not them, their contracts are the custodials of your KYC, and their your address gets whitelisted. तो पूरे DeFi में आप, so आज की तारीख में क्या है, आज फॉर एग्जांपल आपने पेटीएम के साथ केवाईसी करा, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड पेटीएम के पास चला गया, आपने एयरटेल के साथ केवाईसी किया, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड एयरटेल के पास भी पहुंच गया, आपने बैंक के साथ केवाईसी किया, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक के पास भी पहुंच गया। इंस्टेड आप ये समझो कि आपके पास 5 एड्रेस हैं, आपने एक केवाईसी प्लेटफॉर्म पे गए जो आइडेंटिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपने अपना केवाईसी करा, आपने अपने 5 एड्रेस व्हाइट लिस्ट करा लिए। अब ये 5 एड्रेस लेके आप सारे DeFi में जो मर्जी यूज करते रहो। हाँ, आपका बैक ट्रैक हो गया और आपके डॉक्यूमेंट्स भी सब जगह नहीं गए। सो व्हाइल यू आर अ केवाईसी यूजर, आप मेरे यूजर हो, मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, बट मेरे पास आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं। ठीक है। तो वो जो आइडेंटिटी थेफ्ट का कंसर्न है वो इससे सॉल्व होता है। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी, क्या ये एक ही कंपनी होगी जो, जिसको सपोज करो एक जैसे प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी करके एक प्रोजेक्ट बन रहा था इसमें स्पेस में, तो क्या वो एक ही प्रोजेक्ट होगा जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगा सब जगहों पे, या वो 2-3 भी हो सकते हैं? I think there are going to be multiple players. There's no one shoe fitting for all होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर होगा कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग उस पे बात कर रहे होंगे, बट इवेंचुअली आई सी ऑल द प्रोजेक्ट्स गेटिंग इनटू टुगेदर एंड देयर विल बी स्टैंडर्ड्स बिल्ड। जैसे आज की तारीख में क्या है कि टोकन ERC-20 एक टोकन स्टैंडर्ड है, तो जो भी कुछ प्रोजेक्ट जो भी बनाता है वो उस टोकन स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के बनाता है कि भाई ये टोकन स्टैंडर्ड की ये कैपेबिलिटीज हैं जो बेयर मिनिमम इसको डिफाइन करती हैं, इसके ऊपर मैं और 5 चीजें लिखना चाहूँ अपनी लिख सकता हूँ। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि अभी जैसे इंडिविजुअल आइसोलेशन में ही कंपनीज ग्रो हो रही हैं, इवेंचुअली आई सी सम आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स कमिंग आउट which will be complied by all the different projects कि अगर ये particular identity standards के साथ आप composable होके काम कर रहे हो तो ठीक है, उसमें आपको individual company पे depend होने की जरूरत नहीं है। Then there can be individual companies who are there for handling and managing those specific areas। जैसे अगर हम बात करें तो आप ये समझो जैसे fiat के exchanges हैं, बिटकॉइन इथेरियम कॉमन है, सब जगह ट्रेड होता है, लेकिन हर कंट्री में अपना एक फिएट का एक्सचेंज है INR का। ये जैसे इंडिया में वजीर एक्स हो गया या CoinDCX हो गया, आपके पास यूएस में Coinbase हो गया, या यूरोप में Kraken हो गया विच इज मोर प्रेवलेंट। सो इस तरीके से आई सी लाइक माय थिंकिंग इज दैट देयर आर गोइंग टू बी प्रेवलेंट केवाईसी कंपनीज इन रेस्पेक्टिव रीजन जो कि उस रीजन के उससे होंगे, एंड देन इवेंचुअली they will be giving you more like either you call it an NFT, it could be in form of an NFT, it could be form of a certification which you are having, which is a cross DeFi, cross composable blockchain standard which you are taking into any application irrespective where it is, and then it is having backward linkages offered by that company. Okay. तो जैसे जिस तरीके से स्पेस इवॉल्व हो रहा है अंकित, कंसिडरिंग, तो EasyFi शुरू तो किया था, जो मुझे याद है कि एक बिल्कुल बेसिक एक मार्केट के एक प्रोटोकॉल के हिसाब से शुरू किया था, जहाँ पे आप सिर्फ एक चीजों को लेंड या बोरो कर सकते हो। फिर मैंने देखा कि आपके रोड मैप में आपने एक चीज इंक्लूड करी, डू मोर विद DeFi। सो फॉर द फर्स्ट टाइम यू वांटेड, मुझे आज भी याद है हमारी एक बार शुरू में फोन पे बात हुई थी, तो मैंने भी कहा था यार वो लेंडिंग और बोरोइंग का आपका प्रोजेक्ट है ना, तो आपने कहा था यार मैं बहुत परेशान हूँ इस पोजिशनिंग से, एक्चुअली में DeFi इज नॉट ओनली अबाउट लेंडिंग एंड बोरोइंग। इसीलिए आपने एक हैशटैग शुरू किया, एक कैंपेन शुरू किया, डू मोर विद DeFi। तो मैं आज ये, इनफैक्ट मैं, अगर मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, तो आप सोचो कितने सारे लोगों को यही लगता है कि DeFi इज ओनली अबाउट लेंडिंग एंड बोरोइंग। तो एक इस मिथ को कैसे ब्रेक करेंगे? EasyFi कैसे इवॉल्व हुआ है उस पोजिशनिंग से, और आगे के लिए उसका इस वक्त करंटली अगर मैं देखूं तो EasyFi कहाँ पे खड़ा है, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे खड़ा है, और वो जो मिथ है कि DeFi इज ओनली यूज्ड फॉर बोरिंग एंड लेंडिंग, उस मिथ को कैसे ब्रेक करोगे? DeFi के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? ठीक, सो आई विल टेक योर क्वेश्चन, आपके जो है उसको 2-3 पार्ट्स में ब्रेक करके पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं DeFi की। तो जैसे मैंने तब भी आपको बोला था, DeFi
सिर्फ लेंडिंग बोरोइंग के बारे में नहीं है। डीफाई में जो भी कुछ आप ट्रेडिशनल फाइनेंस में कर सकते हो, वो सब कुछ इवेंचुअली आप डीफाई के अंदर भी कर पाओगे। सिर्फ इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इन रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल एंटिटीज उस चीज का डिसीजन नहीं ले रही कि आप सिर्फ ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ सिर्फ इस तरीके से एंगेज कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, मैं एक नूब आदमी हूँ, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मेरे को वो कहीं इन्वेस्ट करना है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, राइट। मेरे पास आज मैं वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ये डिसीजन जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इन द सेंस फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक हो गया या एसबीआई हो गया, जो लाइसेंस्ड बैंक्स हैं, लाइसेंस्ड एंटिटीज हैं, सिर्फ वो कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स उनके हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन मेरे को पता है कि यार काशिफ भाई बहुत बढ़िया ट्रेडिंग करते हैं, उनको मार्केट की बहुत अच्छी समझ है, लेकिन मैं उनको पैसे नहीं देना चाहता। मुझे पता है उनकी नॉलेज पे मैं ट्रस्ट है, लेकिन यार अब पता नहीं क्या हो मेरे पैसों का। तो डीफाई वो कैपेबिलिटी देता है कि आप अपनी नॉलेज को इन फॉर्म ऑफ डीफाई इंस्ट्रूमेंट्स मुझे सेल कर सकते हो। आप भी अर्न कर रहे हो अपनी नॉलेज का और मुझे आपकी नॉलेज का बेनिफिट हो रहा है, एंड देयर इज अ प्योर ट्रेड। नाउ दैट इज वन एग्जांपल। अब इसके अंदर उस नॉलेज को यूज कैसे कर रहे हैं, दोस दैट कैटेगरी इज कॉल्ड डीफाई स्ट्रेटजीज। तो वो एक कैटेगरी है जिसके बेसिस पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स आने अब स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्ट होने शुरू होंगे। जैसे आप एक चीज समझो, आज की हमने अपवर्क देखा, राइट? जब वेब 2.0 आया, एक गिग इकोनॉमी का शुरुआत हुआ, तो अपवर्क देखा जिसपे कि हर चीज के लिए फ्रीलांसर्स आने शुरू हो गए, राइट? लेकिन एक फाइनेंस प्रोफेशनल अभी ऐसा है जिसके पास बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग की ऑप्शंस नहीं है। वेबसाइट डिजाइनर के पास फ्रीलांसिंग के ऑप्शंस हैं, कोडर्स के पास फ्रीलांसिंग के ऑप्शंस हैं, वो फ्रीलांस कर सकता है जाके। लेकिन एक फाइनेंस प्रोफेशनल के पास अभी वो नहीं है, क्योंकि उसको जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं वो वही बनते हैं जो रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस ने डिसाइड किए विद सर्टेन थिंग्स। बुराई नहीं है, लेकिन इट्स अ न्यू एरा नाउ, इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। सो डीफाई वो कैपेबिलिटी देता है, अगर आपके पास आज स्ट्रेंथ है, अंडरस्टैंडिंग है कॉन्ट्रैक्ट्स लेवल पे, आपके पास फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग है, आप बनाओ ना डीफाई प्रोजेक्ट्स। अर्न फाइनेंस क्या है? अर्न फाइनेंस इज अ डीफाई स्ट्रेटजी प्रोडक्ट। द वे इट स्टार्टेड तो बहुत इवॉल्व हो गया, बट द वे इट स्टार्टेड वाज व्हाट इट यूज्ड टू फाइंड आउट द बेस्ट यील्ड्स अक्रॉस द डीफाई। तो कौन आपको रोक रहा है ये चीज करने से? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि उस टाइप के प्रोडक्ट्स, उस टाइप की फ्रीलांसिंग people are going to start, and they've already started. People are who are already tech this thing, तो वो start हो गए। तो DeFi का मतलब सिर्फ एक वो नहीं, हाँ, lending borrowing एक core pillar के जैसा है। So finance के basically अगर आप देखो तो 4 major components हैं। Swap, exchange, जहाँ पे एक चीज को आप ट्रेड कर रहे हो, दूसरा lending and borrowing, तीसरा इंश्योरेंस और चौथा पेमेंट्स। पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री इन्हीं 4 पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है, बाकी सब इसके सब सेक्शंस हैं। सो अब इन चारों के ही अंदर ब्लॉकचेन बेस्ड जब ये सेक्टर्स में काम हो रहा है, सो ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर इज डीफाई। आपको इंश्योरेंस में भी काम होता नजर आएगा, आपको लैंडिंग बोरोइंग में अलग काम होता नजर आएगा, आपको एक्सचेंज और ट्रेडिंग में अलग काम होता नजर आएगा, आपको पेमेंट्स के ऊपर अलग काम, डिसेंट्रलाइज पेमेंट्स में अपना अलग काम होता नजर आएगा। तो ये जो 4 मेन पिलर्स हैं फाइनेंस के, सो ये 4 चीज मिलके फाइनेंस बनाती हैं, और जब इसको हम ब्लॉकचेन के यूज करके इंप्लीमेंट करते हैं तो वो डीफाई। ओके, तो अंकित, हाँ, प्लीज यू कैन कंप्लीट। No, so I was just continuing with your questions answer कि ये डीफाई है। डीफाई लैंडिंग बोरोइंग सिर्फ एक उसका पार्ट है, बहुत छोटा, मतलब ये काफी लोगों को लगता है कि ये सबसे बड़ा पार्ट है, बट ये एक छोटा सा पार्ट है उसका पूरे डीफाई। हाँ मतलब इट इज वन ऑफ द पार्ट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, और मतलब बहुत छोटा भी नहीं है, बट इट इज अ पार्ट, इट इज लाइक एज यू कैन सी इट इज 1/4 ऑफ इट, अगर आप ऐसे देखो, ऑफ द डीफाई। तो बहुत कुछ है डीफाई में। ट्रेडिंग, बहुत ट्रेड का अपना अपना एक अलग वो है। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा रोल ट्रेड का है, क्योंकि हर चीज में स्वैप चाहिए आपको। अंकित, याद होगा हमने अभी रिसेंटली ट्विटर स्पेस किया था। उस ट्विटर स्पेस के अंदर अब हम डीफाई को एक एज अ सब्जेक्ट तो जैसे मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, बट जब तक लोगों को डीफाई यूज नहीं करेंगे ना, वो उसको डीफाई का पहला कदम नहीं उठाएंगे कि डीफाई की प्रोडक्ट्स को, डीफाई की सर्विसेज को जब तक वो यूज नहीं करेंगे,
करेक्ट। तब तक वो डीफाई को क्या समझेंगे? जब तक जैसे कहते हैं ना कि आपकी स्किन इन द गेम नहीं है, जब तक आप बिटकॉइन को बाय नहीं करा था लोगों ने, और बिटकॉइन को जब तक ट्रांजैक्ट नहीं किया था, तब तक वो फील नहीं आता। करेक्ट। तो अगर मुझे अभी इस वीडियो के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, अगर उनको ये कन्विंस करना हो कि भाई इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, crypto is not only about buying a digital asset and just keeping it in on your exchange। अगर DeFi को आज उनको एक सिंपल तरीके से अगर किसी सर्विस को यूज करना है और EasyFi के थ्रू सपोज अगर यूज करना है, तो कैन यू जस्ट टेल अस 3-4 स्टेप्स कि कितना आसान है DeFi के अंदर इंटरैक्ट करना किसी के लिए? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दैट इन सम स्टेप्स? हाँ, श्योर। सो बेसिकली देखो, डीफाई के लिए सबसे पहली बात तो है, जैसे आप किसी एक्सचेंज पे जाते हो, आपको उस एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। सो डीफाई में अच्छी बात ये कि आपको किसी भी एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट नहीं बनाना। आपने एक अपना वॉलेट क्रिएट किया मेटामास्क में, सिंपलेस्ट थिंग। एक मेटामास्क इंस्टॉल किया, आपको उसने एक एड्रेस दे दिया, उसमें आपकी प्राइवेट की होती है। आपके कंप्यूटर पे आपको अपने बस फंड्स उसमें ट्रांसफर करने हैं। आप जिस चेन पे हो उस चेन का नेटिव एसेट ट्रांसफर करना है। मान लो पॉलीगॉन पे काम कर रहे हो तो मैटिक ट्रांसफर करने हैं टोकन। बीएससी पे काम कर रहे हो तो थोड़े से बीएनबी आपके पास होने चाहिए। इथेरियम पे काम कर रहे हो तो ईथर होना चाहिए। बस इतना ये 2 स्टेप आपने किए, यू आर रेडी फॉर एंटरिंग इनटू डीफाई। उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन पे जाओ, उस एप्लीकेशन के अंदर आपके पास सिर्फ यही वॉलेट से कनेक्ट करोगे और आपका अकाउंट इमीडिएटली कनेक्ट हो गया और आप स्टार्ट हो गए यूज करना। जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस आप आज देखो तो आज आपको वेब 2.0 की उसमें आपको अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, लॉगिन विद गूगल होता है, क्योंकि अब ये हाँ, अजम्पशन हो हाँ, गई है कि हर किसी के पास जीमेल आईडी है। हम्म, उसी तरह से मेटामास्क वही लॉगिन विद गूगल है फॉर डीफाई। हम्म, और वेब 2 में तो फिर भी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो आपको लॉगिन विद गूगल नहीं देती, अलग से अकाउंट हम्म, बनाने के लिए फोर्स करती हैं। हाँ, वेब वेब 3 में ऐसा नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट 99.9%, मैं 0.1% हर जगह आउटलायर्स होते हैं, मैं इसलिए उसको छोड़ देता हूँ, बट 99.9% डीफाई एप्लीकेशंस आपको मेटामास्क से तो बेयर मिनिमम कनेक्ट करती ही हैं। हाँ, तो आपका पहला स्टेप मेटामास्क इंस्टॉल करा, उसमें फंड डाले। उसके बाद आप किसी भी एप्लीकेशन पे गए, फॉर एग्जांपल आप EasyFi पे आए, आपने आके अपने वॉलेट को कनेक्ट किया, दैट इज द सेकेंड थर्ड स्टेप। उसके बाद फोर्थ स्टेप ये कि आपने अपने $100 जो है वो पूल में डिपॉजिट किए और उसने इंटरेस्ट अर्न करना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑफ स्टोरी। अब ये पूल क्या होते हैं? ओके, सो पूल इज लाइक अ फीचर। जैसे अगर आप आज बैंक में एफडी कराने जाते हो तो उसमें होता है 60 डेज एफडी, 90 डेज एफडी, 180 डेज एफडी। हाँ, तो वो एक पूल है कि वो एक पैसा एक जगह आ गया और फिर वहां से पैसा अलग अलग जगह पे यूज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, हम अपने घर में भी बजट बनाते हैं अलग अलग चीजों का, कि ये मेरे पास मान लो मैंने 50,000 रुपए सैलरी में कमाए, मैंने उसमें से अपनी ट्रैवल के लिए मैं 2,000 रुपए या 5,000 रुपए जोड़ रहा हूँ, जो कि मैं एनुअल वेकेशन के लिए यूज करना चाहता हूँ। हर महीने में उसमें 5-5 हजार डाले जा रहा हूँ, दैट इज माई पूल। और या मेडिकल इमरजेंसी के लिए मैं पूल बनाता हूँ। तो मैंने एक अकाउंट खोला एचडीएफसी बैंक में या आईसीआईसी बैंक में फॉर एग्जांपल। मैंने अपनी सैलरी में से हर महीने 5,000 रुपए उस अकाउंट में डालने शुरू कर दिए कि भाई ये मेरे लिए मेडिकल इमरजेंसी का पूल है। और उधर मैंने उसको बोल दिया एचडीएफसी बैंक को कि भाई ये जो अमाउंट तुम्हारे पास है, ये पर्टिकुलर अमाउंट में जहां जब 50,000 से ऊपर हो जाए मेरी एफडी कर देना। वो जो आपका बैंक अकाउंट है दैट इज योर पूल, वेयर यू आर हाँ, एक्यूमुलेटिंग मनी फॉर अ सर्टेन पर्पस। तो ऐसे ऑलराइट, ही डीफाई के अंदर आपको अलग अलग टोकन्स के स्पेसिफिक करेंसीज के कलेक्शंस मिलते हैं, जहां पे लोग आके फंड्स को डिपॉजिट करते हैं और फिर वहां से वो फंड डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है, जिसके लिए वो पूल बनाया जाता है। राइट। तो अगर मैं इजीफाई की बात करूं कि एक आदमी जैसे एक नॉर्मली बैंक के अंदर अगर पैसा रखता है तो उसको 4 to 5% सेविंग अकाउंट्स में मिलता है। बट अगर मैं इजीफाई के ऊपर जाता हूं और मैं सबसे सेफेस्ट पूल लेता हूं, मतलब क्योंकि मेरे को ऐसा भी लगता होगा कि जिन पूल्स पे ज्यादा रिटर्न्स होंगे वो थोड़े रिस्कियर एसेट्स भी होते होंगे या रिस्कियर पूल्स होते होंगे, और जो पूल्स कम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो इस्टेब्लिश्ड या जो उनके अंदर डिजिटल एसेट्स हैं वो they are quite safe in terms of their this thing। तो how to decide, अगर इजी फाइव पे कोई गया तो उसको पूल कैसे डिसाइड करे, और सबसे लेस रिस्कियर जो पूल सेट है वहां पे
वो कितना परसेंट रिटर्न देता है इजी फाई? सो देखो, अच्छा, अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी आज की तारीख में डीफाई में जो मेजॉरिटी रिटर्न्स हैं, दे आर ऑल वेरिएबल, बिकॉज फिक्स रिटर्न वहां होती है जहां पे के इंडिविजुअल का कंट्रोल है। मैंने आपको कमिट कर दिया कि यार मैं आपको 5% दूंगा रिटर्न साल का, आपसे मैंने पैसा ले लिया, मैं जैसे मर्जी यूज करूंगा। लेकिन जब एल्गोरिथमिक पैसे का डिप्लॉयमेंट होना है, तो वहां पे आप रिटर्न हमेशा कमिट करते हो उसके बेसिस पे जहां पे कि आपकी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी पैसे की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आज मैं कंपाउंड की बात करूं, आवे की बात करूं या इजीफाई की बात करूं, आज की तारीख में दे आर ऑल वेरिएबल इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट रेंजेस फ्रॉम लेट्स से 0.5% per annum to 25% per annum, डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज ऑफ दैट मनी। कैसे होता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल इजीफाई पे यूएसडीटी डिपॉजिट किया और वहां पे सपोज हमारे पास $100,000 डिपॉजिट हो गया। अब अगर ये $100,000 को कोई बोरो नहीं कर रहा तो इंटरेस्ट आएगा नहीं, क्योंकि इजीफाई तो दे नहीं रहा। और इजीफाई आगे आपको वो भी नहीं कर रहा कि आपके पैसे को उठा के मैंने उससे बिटकॉइन खरीद लिया तो मैं उससे आपको रिटर्न कमा के दे दूं। वो राइट। पूल तो प्रोग्राम्ड है कि भाई इस पूल में से बोरो ही होगा, तो जब तक उससे बोरो नहीं होगा उस पूल में इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा। तो अब जैसे जैसे उससे बोरो होता जाएगा और जैसे जैसे अवेलेबल लिक्विडिटी कम होती जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। ऑलराइट। तो ये पूरा एल्गोरिथमिक होता है, तो इसीलिए इसमें इंटरेस्ट रेट्स अभी के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसमें वेरिएबल होता है। तो अब हाँ जी, बोलिए। हाँ, नहीं बोलिए। मैंने इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें फिक्स्ड रिटर्न्स हाँ, वाले भी प्रोडक्ट्स आ आ रहे रहा हैं। हूँ उस पे, तो मैं आ रहा हूँ उस पे। तो उसमें क्या है कि फिक्स रिटर्न्स का जो अभी स्टेप 1 है, उसके अंदर जो फिक्स रिटर्न्स लोगों ने कमिट किए हैं वो कमिट किए हैं बेस्ड ऑन देयर ओन टोकन बीइंग कपल्ड एज यील्ड फार्मिंग। जैसे कंपाउंड ने भी 4% फिक्स इंटरेस्ट का एक प्रोडक्ट निकाला था, तो उसके बेसिस पे दे हैव कमिटेड कि ठीक है, लिक्विडिटी मेरे को मिले विद दिस पर्टिकुलर रिटर्न, ये रिटर्न मैं अपने टोकन की फॉर्म में दूंगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको फिक्स रिटर्न कमिट करूं और मैंने बोला कि लेकिन उसमें पूल साइज मैंने कैपिंग कर दिया कि पूल मैं सिर्फ 100,000 का दूंगा, मेरे को $100,000 अपने प्रोटोकॉल पे चाहिए था क्योंकि लिक्विडिटी खत्म हो रही है। तो मैंने बोला भाई मैं 10% इसकी कॉस्ट लूंगा, मैंने $10,000 वर्थ ऑफ अपने टोकन्स उसके ऊपर आपको कमिट कर दिया, तो आप 10% के लिए मेरे पास पैसे डिपॉजिट करने आ गए। दैट इज अ फिक्स थिंग। यहाँ पे क्या है कि वो इंटरेस्ट वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने देना स्टार्ट किया। दैट इज वन मैकेनिज्म, दैट इज व्हाट इज बीन हैपनिंग सो फार। नाउ द प्रोडक्ट्स आर कमिंग इन वेयर दे आर गोइंग मोर टुवर्ड्स द फिक्स। सी आप एक चीज देखो ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फिक्स रिटर्न अपने पास से तो नहीं देगी until unless they do not have a sure shot mechanism of generating that particular interest। अब जब आपका डायरेक्ट बोरोवर बेस्ड पे प्रोडक्ट है तो वो तो नहीं होता। अब जो फिक्स इंटरेस्ट आ रहे हैं, दे आर कमिंग अप बिकॉज दे आर एंटरिंग इनटू इंस्टीट्यूशनल गेम। जैसे अभी आवे भी इंस्टीट्यूशंस में जा रहा है और भी प्रोडक्ट्स इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, वहां पे आप फिक्स इंटरेस्ट चाहते हो क्योंकि आप ऑलरेडी उस पर्टिकुलर के ऊपर फिक्स इंटरेस्ट के लोन्स भी सेल कर देते हो। तो आपने आगे भी फिक्स इंटरेस्ट रेट का लोन सेल कर दिया कि भाई ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट आपका उसके ऊपर आएगा। अच्छा, दूसरी एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट रेट को लेके भी बहुत लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स फिक्स इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हैं। फिक्स इंटरेस्ट रेट का मतलब सीधा हमेशा ये नहीं होता कि आपको उस इंटरेस्ट रेट पे ही रिटर्न मिलने वाला है ऑन योर डिपॉजिट। वो इंटरेस्ट रेट होता है कि वो इंटरेस्ट रेट है कि पूल इस इंटरेस्ट रेट से पैसा कमाएगा, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट पे कितना आएगा वो डिपेंड करेगा पूल की यूटिलाइजेशन पे। सो आइडल मनी पे इंटरेस्ट नहीं होता, वो जो फिक्स इंटरेस्ट होता है वो यूटिलाइजेशन का होता है। सो फिक्स इंटरेस्ट में मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबिलिटी को हटा के मैंने बोला इस पूल से जब भी कोई बंदा बोरो करेगा वो 8% का ब्याज देगा। अब मान लीजिए मेरे पूल से 1 लाख में से $50,000 ही बोरो हुआ, तो उस बंदे ने 8% का ब्याज दिया 50,000 पे। अब जब वो 8% का ब्याज आया तो सारे पूल होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो नेट इफेक्टिव जो इंटरेस्ट मिलता है वो 4% मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिक्स इंटरेस्ट रेट हमेशा यूटिलाइजेशन के ऊपर चल रहा होता है। सो दो टाइप के फिक्स इंटरेस्ट रेट्स की बात होती है। एक हो गया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, जहां पे प्रोटोकॉल ने आपसे लिया और उसने आगे अपनी स्ट्रेटेजीज बिल्ड की हुई हैं और उसके हिसाब से वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, वो है फिक्स कमिटेड फिक्स रिटर्न।
एंड फिक्स इंटरेस्ट रेट की जहां बात है वो ये है कि पूल यूटिलाइजेशन पे इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, वो वेरिएबल नहीं है। लेकिन ओके, आपको इफेक्टिवली आपकी कैपिटल पे कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा पूल यूटिलाइजेशन के ऊपर। ओके, ऑलराइट, ग्रेट। आई मीन मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब ये जो इतनी नॉलेज है जो अंकित से मिल रही है डीफाई के अंदर और डीफाई कैसे ऑपरेट करता है, इस डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव इजीफाई को तो जानना था ही कि इजीफाई का रोड मैप क्या है और इजीफाई किन चीजों को लेके आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ डीफाई सेक्टर कैसे इवॉल्व हो रहा है, डीफाई के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स है उनको भी समझना एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। तो आई एम श्योर कि ये इस तरह की नॉलेज जो इंडस्ट्री के जो इतने लीडिंग पर्सनालिटीज हैं जो अपने सेगमेंट पे अपने सेक्टर में इतना काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पसंद आ रहा है तो प्लीज मतलब बिना लाइक करे और कमेंट करे ये मत जाना, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि अंकित बार बार इस चैनल पे आए और ऐसी चीजों को और डिस्कस करेंगे हम डिटेल में, अगर आप चाहते हो स्टेकिंग, यील्ड फार्मिंग, ये काफी थोड़े टेक्निकल, जो आप क्रिप्टो के अंदर जर्नी शुरू करते हैं तो मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी भी आदमी को डे वन पे टर्म्स समझ में आ जाएंगी और पूल्स कैसे काम करते हैं, लिक्विडिटी कैसे आती है। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे सेशंस टाइम टू टाइम होते रहे। तो थैंक यू वेरी मच अंकित ये बताने के लिए। अब अंकित, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अब ये है कि ये तो हमने बात करी लेंडिंग, बोरोइंग, पूल कैसे, आप DeFi के साथ पहला इंटरेक्शन आप 3-4 स्टेप के अंदर आप कर सकते हो, ये तो समझ में आ रहा है। अब जो इजीफाई के अंदर जो मैं एक नई एनर्जी देख रहा हूँ टीम के अंदर और प्लानिंग्स, अनाउंसमेंट्स, रोड मैप पे भी मैंने ध्यान दिया है। तो अब अंकित मुझे डिस्कस करना है कि रोड मैप क्या है आगे का इजीफाई का, किस तरीके से ओके। इजीफाई आगे ग्रो कर रहा है। मैंने ये मेटाफाई को ट्वीट करते बहुत देख रहा हूँ मैं आजकल। तो मेटाफाई, अब मेटाफाई सुनने में तो बड़ी एक सेक्सी सी टर्म लगती है, लेकिन हम्म। बड़ा इसका मेटाफाई का है क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा ये कि इजीफाई का रोड मैप क्या है, कैसे मैं इजीफाई को और रिवॉल्व होते और स्ट्रांग होते देखता हूँ फ्यूचर में। राइट। सो देखो काशिफ भाई, बिफोर आई गो अबाउट द रोड मैप आई वुड लाइक टू टेक अ स्टेप बैक एंड थोड़ा सा मैं बात करूंगा एक बार इजीफाई के विजन के लिए कि व्हाट डज इजीफाई स्टैंड फॉर एंड व्हाई डिड वी स्टार्टेड इजीफाई ऑन इन द बिगनिंग इन 2020। सो डीफाई का अडॉप्शन आया कि जब कंपाउंड ने लिक्विडिटी फार्मिंग रिलीज करी मई 2020 के आसपास। तो उस टाइम पे सब लोग लिक्विडिटी फार्मिंग, यील्ड फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिए, तो फार्मिंग टर्म वहीं से कॉइन होनी शुरू हुई। लेकिन उस टाइम पे एक चीज हम लोगों ने देखी कि यार दो लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से अभी चल रहा है वो उसके चलते डीफाई आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। दूसरा हमने देखा कि डीफाई में कैपिटल का फ्लो हो रहा है, लेकिन कैपिटल की डिप्लॉयमेंट, रियल यूसेज का एवेन्यूज बहुत लिमिटेड है। तो हमने यही सोचा कि यार हम जो बिजनेस बनाएंगे उसको इस फोकस के ऊपर बनाएंगे कि सो दैट ये कैपिटल डिप्लॉयमेंट के एवेन्यूज हम क्रिएट करें। कैपिटल तो आ रही है और हमें ये भी था कि जैसे जैसे डीफाई जाएगा पीपल विल स्टार्ट टू कम इन, पीपल विल गेट टू कम इन्वॉल्व, और उसमें उनकी कैपिटल को डिप्लॉय करने के लिए एवेन्यूज होने चाहिए। देयर हैज टू बी समबडी फोकसिंग जस्ट ऑन दैट, मतलब विद दैट एज अ ओवरआर्चिंग फोकस, मतलब हर रेसिपी में वो चीज होनी चाहिए, तब जाके ये होगा कि हाँ जो डिफाई का असली मेन पर्पस है वो इनेबल हो पाए। तो हमारे जितने भी एवेन्यूज डे वन से चलते आए हैं वो शुरू से दो ही चीजों की तरफ कैटेगरी में फॉल करते हैं। जब भी हम अपना रोड मैप बनाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हमारा हर एक्शन दो में से किसी एक कैटेगरी में होता है। नंबर एक, क्या हम कोई नया कैपिटल डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन बना रहे हैं, क्या हम कोई नीड फुलफिल कर रहे हैं लोगों की जो उन्हें आज चाहिए बाय इनेबलिंग कैपिटल सप्लाई। सो बेसिकली वी आर बिकमिंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल, उस तरह से मानो आप। और दूसरा, उस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, टेक्नोलॉजी लेवल पे कुछ इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं या कर सकते हैं। तो हमारे इन्हीं दो कैटेगरी में सारे इनिशिएटिव होते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं, हमने जब स्टार्ट की थी इजीफाई को, हमने इजीफाई को डे वन पे लेयर टू पे डाला था। वाई? बिकॉज इजीफाई जब हमने मैटिक पॉलीगॉन के ऊपर डाला था, वी वर द फर्स्ट डीफाई कंपनी ऑन पॉलीगॉन टू गो लाइव।
उस टाइम पे कोई भी डीफाई का प्रोजेक्ट था ही नहीं पॉलीगॉन पे टू गो लाइव, इवन स्वैप नहीं होते थे उस टाइम पे। क्विक स्वैप भी हमारे लॉन्च होने के 1 हफ्ते के बाद आया था। हाँ, आई तो नो, आई रिमेम्बर। देयर वर नो स्वैप, देयर वाज नथिंग ऑन दैट। तो हमने वहां पे लॉन्च किया साथ में, संदीप के साथ बहुत डिस्कशंस हुई उसके ऊपर। उसका पर्पस यही था कि यार इथीरियम पे गैस फी बहुत ज्यादा हो रही थी, और वो होती ही रही। आप पूरा देखो, पूरा 2021 गैस फी बहुत ज्यादा थी, आज भी काफी ज्यादा रहती है। पॉलीगॉन को हमने इसीलिए यूज किया कि फास्टर ऑर्गेनाइजेशन, फास्टर ट्रांजैक्शंस आपकी क्रिएट हो सके विद अ चीपर प्राइस। सो आज की तारीख में भी जो प्राइस वहां पे है, दैट इज लाइक वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द प्राइस उस ट्रांजैक्शन सेट के लिए जो आप इथीरियम ब्लॉकचेन पे पे करते हो। So our first step, our first seeding step was also categorized under the infrastructure simplification. Then उसके बाद हमने प्रोटोकॉल लॉन्च किया। प्रोटोकॉल लॉन्च करने के बाद हमने ब्रिज इनेबल किया। इवन आपको मैं बता दूं, जब हमने लॉन्च किया था तो फर्स्ट 10,000 यूजर्स के गैस फीस को हमने सेल्फ फंड किया था अपने मैटिक के ऊपर। सो हमने ट्रेजरी से मैटिक खरीद के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे कि आप आओ डीफाई को लेयर 2 पे एक्सपीरियंस करो। और हमने उसमें अपना मैटिक मेन टोकन का फॉसेट बनाया था। अदरवाइज फॉसेट में आपको टेस्टनेट के टोकन मिलते हैं, हमने लोगों को फॉसेट से एक्चुअल असली मैटिक बांटे थे। आई रिमेम्बर तो वो इनिशियल डेज में। हाँ जी, तो आप अगर इजीफाई पे आते हो, उस प्रोटोकॉल पे आते हो, तो आप सबसे पहले अपने एड्रेस पे जाओ और आपको मैटिक आपको मिलेगा वहां से। तो आप अपना एड्रेस डालो हमारी एप्लीकेशन पे, जो भी एड्रेस डालोगे उस पे हमारी एप्लीकेशन आपको मैटिक भेज देगी। सो बस आपके पास पहले आपको अपने इथीरियम उस एड्रेस पे यूएसडीसी या डाई ट्रांसफर करने होते थे, सो दैट वी नो कि आप वो मैटिक को यूज करने वाले हो। और वो इनिशिएटिव इजीफाई के लिए खाली नहीं था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कोई ऐसा, मैं फोर्स नहीं कर रहा था कि आपके पास आपने अपने एड्रेस से पॉलीगॉन पे ट्रांसफर करे फंड्स और उसके बाद आप इजीफाई पे आओगे, नहीं। वी वांटेड पीपल टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ लेयर 2, द बेनिफिट ऑफ लेयर 2, ताकि वो इकोसिस्टम रिलेटेड एफर्ट था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा डे वन पे एफर्ट रहा। उसके बाद कैपिटल आने के बाद आपको मैं बताऊं, हमने जो सेकंड इमीडिएट इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, वो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था अराउंड दी स्टेक डेरिवेटिव्स एंड केवाईसी इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हमने जो केवाईसी कंपनीज थी उनके साथ टाई अप किया फॉर 2 प्रोजेक्ट्स। और वी इनिशिएटेड द इंटीग्रेशन ऑफ दो देयर पर्टिकुलर थिंग। सो उनका फिर टेस्टनेट थोड़ा लेट हो गया, मिडनेट डिले हुआ, सो वी कुड नॉट गो लाइव विद देम। बट द आइडिया वाज कि जो डिसेंट्रलाइज केवाईसी है उसको हम इंटीग्रेट करें ताकि हम अंडर कोलैटरलाइज लोन्स की तरफ जा सकें। Now the idea in that was to again simplify the loan taking process so that आपका जो लोन का लिक्विडेशन रेशियो है वो नीचे आ जाए, कम कोलैटरल देके भी आप लोन ले सकते हो। That again falling under the category of capital deployment. उसके अलावा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने लिया, दैट वाज स्टेक डेरिवेटिव्स, लोन अगेंस्ट स्टॉक्स। फिर हम टोकनाइज गोल्ड्स की तरफ भी जा रहे थे, बट टोकनाइज स्टॉक्स एंड टोकनाइज गोल्ड की उतनी अडॉप्शन नहीं हुई, तो हमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा पुश नहीं किया। स्टेक डेरिवेटिव्स वाज आल्सो वेरी अर्ली एट दैट पॉइंट। तो उस टाइम पे भी हमारा ये ऑप्शन होता था कि यार लोगों को हम नए इनोवेटिव इन कोलैटरल के ऑप्शंस दे सके, जो कि आज की तारीख में उनकी कैपिटल अटक के रखी हुई है, फंसी हुई है, या नॉट फंसी हुई वुड बी रॉन्ग वर्ड, बट जो आज की तारीख में किसी एक चीज में डिप्लॉयड है और वो इंटरेस्ट तो अर्न कर रही है, बट स्टिल उसकी लिक्विडिटी क्रिएट की जा सकती है। जैसे अब मैं रियल वर्ल्ड में आपको एग्जांपल दूं, आपके पास आप बैंक में एफडी कराते हो और उस एफडी को आप लोन एज ए कोलैटरल रख के लोन भी ले सकते हो, या उस एफडी को कोलैटरल रख के आप क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। एज लॉन्ग एज आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पे कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी एफडी एज इट इज इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो वही सेम चीज को आपने सिमुलेट किया डीफाई के अंदर, और हमने आपकी उस एफडी की जो रसीद होती है उसको कोलैटरल लेना स्टार्ट किया और उसके अगेंस्ट लोन देना स्टार्ट किया। तो दैट वाज आल्सो अगेंस्ट द डिप्लॉयमेंट। तो हमारा शुरू से अच्छा, एक चीज यहाँ पे, एक चीज रोकूंगा मैं, एक चीज रोकूंगा। क्या यार ये सिर्फ इंडिया में ही होता है कि एफडी को लेके या एलआईसी की पॉलिसी के ऊपर? क्योंकि मैंने पापा को भी देखा था, हमारे मेरे मेरे फादर ने एक बारी एलआईसी पॉलिसीज के अगेंस्ट में ही हैड पुट दैट एज अ कोलेटरल। और मैं बात कर रहा हूँ 90s की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब उस जमाने में ही यूज्ड टू कीप एलआईसी पॉलिसीज एंड एफडीज एज कोलेटरल।
विद इन द बैंक इटसेल्फ। तो क्या ये चीज इंडिया में ही होती है या तुमने बाहर भी ये देखा, क्या इंडिया का ये कॉन्सेप्ट जो था बैंकिंग का उसको डिफाई में ले आए, मतलब फ्रॉम देयर यू गॉट दिस आइडिया? नहीं नहीं, ये बाहर भी होता है, ऐसा नहीं है। एसेट्स ओके। ही एट द एंड ऑफ द डे दीज आर एसेट्स। आपके डिपॉजिट्स के ऊपर आपको लोन हर जगह मिलता है। इट्स अ राइट। ग्लोबल बैंकिंग फिनोमेना। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैंने अभी तक इजीफाई के अलावा किसी और को इस चीज पे बिल्ड करते नहीं देखा, तो मतलब फिर वो अगेन दैट कम्स टू कि ये क्लिक तुम्हें कैसे करा कि यार ये तो अभी तक डिफाई के अंदर आया ही नहीं जिसको यू गाइस आर बिल्डिंग? सो अगेन काशी भाई देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग सोचते सिर्फ इस तरह से हैं कि हम कैसे कैपिटल को एफिशिएंट बनाओगे। दीज आर ऑल कॉमन सेंस। हमारा हर एक स्टेप एज आई सेड सिर्फ उस विजन से लिंक्ड होता है। हम सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाने की मुझे अनाउंसमेंट करनी है, मुझे कुछ शोर मचाना है, मुझे टोकन प्राइस के लिए काम करना है, नहीं। हमें काम करना है अपने विजन के लिए, जो हमने 2020 में सोचा था, और हमने ओवरऑल अपने लिए 5 साल का रनवे सेट किया था कि जो हम करना चाह रहे हैं उसको करने में 5 साल लगेंगे। तो इसको करेंगे कैसे? अब ये भी बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि सपोज मेरा ऑलरेडी जब टोकन कहीं पे लॉक्ड है, राइट, और मेरा कैपिटल वहां पे डिप्लॉयड है, तो फिर मैं वहां कैसे, मतलब उसको कहीं और ले जाके मैं उसको एज अ कोलेटरल यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। आपने लीडो का नाम सुना होगा। लीडो का नाम सुना है, नाम सुना है, लेकिन एग्जैक्टली क्या करता है वो नहीं सुना। बिल्कुल बताता हूँ। सो जैसे अभी क्या है कि फर्स्ट category of state so the word, technical word, or I would say the industry word is state derivatives. हम्म। State derivatives is basically a receipt। अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो आपने अगर मेरे पास पैसा जमा किया तो उसकी एक मैं आपको लिखित रसीद दे रहा हूं। दैट इज कॉल्ड स्टेट डेरिवेटिव इन डीफाई टर्म्स। ठीक है। अब इसकी एक बार के लिए डीफाई इंप्लीमेंटेशन समझते हैं। सो आपके पास अब जैसे हमें पता है कि ईथर भी पीओएस मॉडल पे जा रहा है, मैटिक हम्म। ऑलरेडी पीओएस पे है। सो पीओएस हम्म। चेन्स जो होती हैं उसमें आप अपने टोकन स्टेक करते हो, आपको यील्ड मिल रही होती है फ्रॉम द वैलिडेटर। जैसे कि आप बिटकॉइन में रिग लगा के बिटकॉइन की माइनिंग करते हो, ऐसे आपको यहाँ पे वैलिडेशन फीस मिलती है, वैलिडेटर से फीस मिलती है। आपने अपने टोकन्स वैलिडेटर्स के पास डाल दिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब आपने क्या किया, जो लीडो है, लीडो आपको उसके करस्पॉन्डिंग आपके टोकन की एक रिप्रेजेंटेटिव टोकन दे देता है। आपने मुझे 100 ईथर दिए, मैंने आपको एसटी ईथर दे दिया। तो उसमें डीफाई को फर्क नहीं पड़ता कि मैंने वो एसटी ईथर काशिफ को दिया था या अंकित को दिया था। प्रोटोकॉल को तो ये पता है कि भाई मेरे पास एसटी ईथर आएगा तो मैं इसको 100 ईथर दे दूंगा, चाहे कोई भी एड्रेस लेकर आए। जैसे हम्म। हमारे करेंसी नोट पे लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूँ। तो हम्म। एसटी ईथ वही है। हम्म। तो अगर आप इसको देखो तो ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है जो ऑलरेडी 10% अर्न कर रही है, और आपके पास एसटी इथ आ गया। आप वो एसटी इथ मेरे प्लेटफॉर्म पे लाओ, इजीफाई पे लाओ, कोलैटरल रखो और डॉलर्स लेके जाओ। तो उधर आपको 10% इंटरेस्ट वो भी मिल रहा है, और यहाँ पे आप लेट्स से फॉर एग्जांपल 4% पे बोरो कर रहे हो, 6% नेट इंटरेस्ट आपकी वो इन्वेस्टमेंट अभी भी अर्न कर रही है, और आपका जो एक्सपोजर टू इथेरियम था वो कम हो गया। हाँ। अब सपोज मैं लोन पे डिफॉल्ट कर गया, आपके हाँ। पास मेरे एसटी ईथ पड़े, तो हम्म। वो जो स्टेकिंग का रिवॉर्ड है, जो जो वहां वैलिडेटर का जो रिवॉर्ड है जो उसको वहां पे मिल रहा है पीओएस चेन पे, वो एसटी टोकन होल्डर को मिलना शुरू हो जाएगा? करेक्ट। यार मतलब एक्चुअली आई लाइक दी वर्ड कॉमन सेंस, मतलब इट इज सो कॉमन। मतलब अगर वो इतना ही कॉमन होता तो, अगर देखो तो ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में है। मैंने कहा ना 90s में अपने फादर को यूज करते देखा, एलआईसी पॉलिसीज को और एफडीज को एज अ कोलेटरल। तो डीफाई के अंदर ये नेचुरल प्रोग्रेशन था, ये तो होना ही था, क्योंकि कैपिटल ट्रिलियंस में जब आएगी और एक जगह डिप्लॉयड होगी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो वहां डिप्लॉयड है तो कैपिटल ना, और वो फिर उसका पोटेंशियल वो 6-7% तक क्यों, वो एक बंदे की एसेट है, उसने वहां पे रखा हुआ है, और वहीं से उसने उस एसेट को दूसरी जगह पे भी दे कैन टेक अ लोन। ट्रेडिशनल फाइनेंस में और इसमें मुझे ऐसा लगता है फर्क ये होता है कि वहां पे ये प्रोसेस बड़ा कम्बरसम होता है, मतलब पेपर वर्क, वैल्यूएशन, और देन टू फिजिकली गेट दोस थिंग्स, पेपर वर्क कितना इन्वॉल्व होता है, फिर उसकी वैल्यूएशन वो नहीं लगती जो रियल एसेट की जो वैल्यू होती है, उसमें वो कम लोन देते हैं। यहाँ पे ऐसे हैसल्स नहीं होंगे, यहाँ पे आपका टोकनाइज्ड वे में बहुत फास्ट तरीके से यू विल बी एबल टू रियल टाइम में यू कैन यूज। घंटे में पूरा प्रोसेस कर सकते हो। अगर आप नए यूजर हो, एग्जिस्टिंग यूजर हो, सब आपके
मेटामास्क वगैरह सब कुछ सेटअप है, तो अपने आधा घंटे का भी काम नहीं। आप देखो ना, टोटल 4 ट्रांजैक्शंस आपकी लगनी है। तो ऑलरेडी ये लाइव है EasyFi पे, if somebody wants to do it today, या ये हाँ, प्लान, ये वे फॉरवर्ड है? नहीं, एसटीईथ हम अभी इस मंथ ही लिस्ट कर रहे हैं एज अ कोलैटरल, क्योंकि एसटीईथ अच्छा, अभी तक पॉलीगॉन पे नहीं था, हम लोग पॉली ईथर पे नहीं है। तो STETH को ऑलरेडी लीडो इशू कर रहा है। हाँ, लीडो मतलब लीडो इज ऑलरेडी इनटू इट। करेक्ट। सो आप बेसिकली और इथेरियम आप लोगे, इथेरियम चेन पे जाओगे, लीडो में डिपॉजिट करोगे, वो आपको एसटीईथ देगा, उसको आप पॉलीगॉन पे ट्रांसफर करो और हमारे प्लेटफॉर्म पे कोलैटरल रखो और डॉलर लेके जाओ। तो लीडो के ऊपर जो इथेरियम सपोज आपने मैंने दिए, तो वो वहां स्टेक कर देगा उसको, वैलिडेटर करेक्ट, उधर भी वो स्टेक कर देगा और इधर से मेरे को STETH इशू कर दो। करेक्ट, दैट्स व्हाट लीडो डज। तो लीडो भी अपने आप मतलब अगेन लीडो के का भी एक क्लासिक एक बिजनेस मॉडल यूनिक है, और वहां से STETH से लेके वो आपके, तो अच्छा मुझे फिर एक बात बताओ कि अगर वो EasyFi के ऊपर ला सकता है, और तो कल को कर्व और कंपाउंड और मेरी जो मनी मार्केट्स है वो भी कर सकते हैं, फिर इसको वहां पे भी बिल्कुल वो कर सकता है। कर सकते हैं। डीफाई तो में तो इजी कोई किसी को तो कंट्रोल ही EasyFi नहीं। तो EasyFi विल बी अ लीडर इन दैट, मतलब एक एक बेंचमार्क काम पायनियर किया कह उसने। सकते, पायनियर कह पायनियर सकते। किया, पायनियर किया। यस, कब कर रहे हैं इसकी अनाउंसमेंट? आई थिंक दिस इज गुड टू। हमने ये प्रोडक्ट लास्ट ईयर अनाउंस कर दिया था, बट उस टाइम स्टेक डेरिवेटिव्स इतने उसमें अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मतलब अडॉप्शन में नहीं लेके आ पाए। अदरवाइज लास्ट ईयर जनवरी में हमने ये प्रोडक्ट अनाउंस किया था। वी वांटेड टू डू इट विद रैम्प। रैम्प वाज आल्सो डूइंग समथिंग सिमिलर। मुझे इसका पोटेंशियल इसलिए भी बहुत लगता है कि आदमी सिर्फ खाली स्टेक नहीं करेगा अपने इथेरियम को, वो लीडो के थ्रू स्टेक करेगा, ताकि उसको बदले में स्टेट इथेरियम मिले, और उसको वो फिर और जगह पे वो यूज कर सकता है और मनी मार्केट्स में यूज कर सकता Correct. And there are some protocols coming out of India also, like Lido. So है। there also you will be able to do all those things here. So state derivatives is coming up as a good industry. So Lido तो एक example है. There are a lot of other projects लॉर्ड ऑफ also. तो एंड व्हाट this तो basically ये जैसे स्टेक डेरिवेटिव्स की मैंने बात की, these are under our category of again efficient capital movement and deployment, जहाँ पे के हमने एक उसका तरीका सोचा कि इनोवेटिव कोलैटरल ऑप्शंस के ऊपर हमने काम करना स्टार्ट किया। जैसे स्टेक डेरिवेटिव किया है, फिर मिरर प्रोटोकॉल ने रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स निकाले थे लास्ट ईयर, तो बैंक स्टॉक्स उन्होंने निकाले थे, तो हमने इंजेक्टिव और मिरर प्रोटोकॉल के साथ पार्टनरशिप की लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में, जहाँ पे कि आप अमेजोन के टोकन डेरिवेटिव टोकन में बाय करो और उस टोकन को हमारे पास कोलैटरल रख के आप लोन लेके जाओ। ये भी आज होता है रियल ट्रेडिशनल फाइनेंस में, ये भी आज होता है। आप आज होता मारुति है। के शेयर करो, मारुति के शेयर को कोलैटरल रखो, लोन लेके जाओ। तो इट वाज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट वी आल्सो इंप्लीमेंटेड। सो एज अ प्रोडक्ट वो चीज लाइव है, बट द ओनली थिंग इज उसमें अडॉप्शन नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो लूना टेरा के अंदर लिक्विडिटी उन एसेट्स के अंदर ही नहीं आ पाई। इवन बीएससी के ऊपर टोटल जो उसकी लिक्विडिटी थी दैट वाज वेरी लेस, एंड देन देयर वर रेगुलेटरी इश्यूज दैट केम एंड दैट्स व्हाई दैट प्रोडक्ट वेंट डाउन, बट अदरवाइज दैट इज अ बिग यूज केस इन डीफाई। तो अगेन कुछ चीजें हैं जहाँ पे टेक स्टैक की जरूरत है, कुछ चीजें हैं जहाँ पे टेक स्टैक अवेलेबल हो जाता है, अडॉप्शन की जरूरत है, कुछ चीजें हैं जहाँ पे रेगुलेटरी सपोर्ट की जरूरत है, बट ऑल ऑफ दीज विल कम, आज नहीं तो कल। सो अब अगर मैं बात करूं तो द डे लिक्विडिटी इन डेरिवेटिव स्टॉक्स एंड द टोकनाइज्ड स्टॉक्स विल कम, EasyFi is there ready with the product to start enable it. राइट, अमेजिंग। एंड So ये नाउ चीज मैंने हमने अभी तक किया। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, नहीं, अब ये हमारा जैसे हम रोड मैप को जब डिस्कस कर रहे हैं, तो अब आप यू आर आफ्टर दिस व्हाट नेक्स्ट, मतलब यू आर गोइंग टुवर्ड मेटाफाई। I'm talking about what next are we going towards. हाँ, So now मैं बड़ा next we are एक्साइटेड हूँ मेटाफाई को सुनने के लिए कि मेटाफाई है क्या, बिकॉज हाँ I'll not keep you waiting. हाँ I'll not keep you waiting. So मेटाफाई क्या है? मेटाफाई से पहले हम एक मिनट के लिए मेटावर्स में चलते हैं। हाँ सो मेटावर्स ऐसे एसेंशियली आज की तारीख में इट इज अगेन इवॉल्विंग, जैसे एक टाइम पे सोशल मीडिया इवॉल्व हुआ था। बिल्कुल। ये हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता जा रहा है। तो आज की तारीख में मैं सोशल मीडिया पे सोशल कॉमर्स की बात आई, जहाँ पे मैं फेसबुक पे भी कुछ बाइंग सेलिंग करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे बाय सेल करता हूँ, मैं चीज़ें बाय सेल करता हूँ ऑन सोशल मीडिया, एंड देन डेफिनेटली मार्केटिंग, प्रमोशन, एड, एक्सेट्रा।
So MetaFi के अंदर भी there are going to be things which are going to be in the similar form, जहां पे के अभी हम बात करें तो MetaFi के अंदर there is real estate, then MetaFi के अंदर there are going to be services, then there are going to be ad networks, जहां पे वी आर गोइंग टू गो एंड हैंग आउट। आज की तारीख में अगर कोई बात करे, मतलब अगर किसी को उस चीज का किसी ने एक्सपीरियंस नहीं करा इंस्टाग्राम को, और जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन वो फिल्टर्स डाल के फोटो डाल के उसके लाइक्स देखने में लोगों को आता है, जिसने उसको एक्सपीरियंस नहीं करा, आपको आप ये मान के चलो अगर हम अपने डैड या पेरेंट्स को ऐसे बताएं कि भाई एक कंपनी है जहाँ पे मैं फोटो खींच के बस डाल देता हूँ और दुनिया उसको देखती है, और उन्होंने अगर ये नहीं खुद नहीं एक्सपीरियंस किया होता तो दे वुड हैव सेड यार मतलब तुम कर क्या रहे हो, क्यों मैं अपनी फोटो दुनिया को क्यों दूंगा देखने के लिए। बट वो साइकोलॉजिकल डिस्कवरी थी। तो ऐसे ही अभी मेटावर्स के अंदर लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि यार मेटावर्स अगेन इज अ फैड, थोड़ा हाइप्ड है चीजों में, मैं ऐसा क्यों करूंगा। बट वो आपको तभी समझ में आती हैं चीजें जब आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, जब उसको एक्सपीरियंस करते हो। आप एक चीज समझो, आज की तारीख में हमारे पास क्रिकेट मैचेस होते हैं। क्रिकेट मैचेस हम हर क्रिकेट मैच देखने नहीं जा सकते, हम टीवी पे बैठ के देखते हैं। लेकिन अगर आप वो ऑकुलस लगा के मैच देख रहे हो और आपको एग्जैक्टली वो स्टेडियम वाली फील आ रही है, सो दैट्स एन एक्सपीरियंस, राइट। मेटावर्स के अंदर आपके पास आज की तारीख में आप और मैं बात कर रहे हैं, अभी इस वक्त स्क्रीन पे हमें एक दूसरे की फोटो नजर आ रही है सिर्फ एक दो डब्बों में। पीपल आर फैटीग्ड आउट ऑफ सीइंग दीज बॉक्सेस। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, राइट। मतलब हम फाइन डाइनिंग गॉर्मे रेस्टोरेंट में क्यों जाते हैं? एक्सपीरियंस के लिए ना, राइट। दाल मखनी और नान तो ढाबे पे भी मिलता है और उससे ज्यादा अच्छा मिलता है गॉर्मे रेस्टोरेंट से या फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट से, लेकिन इट्स द एक्सपीरियंस दैट यू गेट देयर। तो सारा खेल एक्सपीरियंस का है मेटावर्स के अंदर। तो इट्स अ डिफरेंट न्यू एक्सपीरियंस जहाँ पे कि आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ यार हम उस तरीके से कोलैबोरेट कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, हम वहाँ पे एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग दैट एक्सपीरियंस कि आप मेरे सामने बैठे हो या मैं आपके सामने बैठा। बिल्कुल। सो ये मेटावर्स की चीजें हैं। सो इसलिए मेटावर्स की जो अडॉप्शन है, जो यूटिलिटी है, दैट इज बिकमिंग मोर एंड मोर मोर एंड मोर मोर एंड मोर। नाउ व्हाई मेटाफाई इज इंपॉर्टेंट, अब इस पे आते हैं। मेटावर्स के अंदर अब जब आप ये सब कुछ करना स्टार्ट करोगे तो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी डिजिटल। फिजिकल प्रोडक्ट तो कुछ है नहीं, राइट। फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपके पास आज जैसे आपने ये हेडफोन लगाया, दिस इज योर फिजिकल हेडफोन, आपके पोजेशन में है। आपके पास आपका घर है, आपकी लैंड है, वो आपके पोजेशन में है, आप उसमें रह रहे हो, आपके पोजेशन है वहां पे। मेटावर्स में आपके पास वो पोजेशन है आपके वॉलेट में, राइट। अब मेटावर्स के अंदर खाली लैंड नहीं है, रियल एस्टेट इज वन पीस ऑफ इट। आपके पास और बहुत सारे एसेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके पास एड स्पेस है जो आपने खरीदा है, वो चीजें आपकी बिल्ड होती जाएंगी एंड यू विल स्टार्ट टू कलेक्ट ऑल ऑफ दीज डिजिटल आइटम्स, राइट। बिल्कुल। राइट। अब ये सारी डिजिटल आइटम्स आप खरीदोगे, राइट। अब वो खरीदने के लिए कई बार पैसे होंगे, कई बार नहीं होंगे। हाँ जब नहीं होंगे तो इजीफाई आपका दोस्त बन के आएगा। हाँ, now I got it. It's like a replica of your real world, whatever you are doing here, Exactly. whatever the challenges you're facing in real world, करेक्ट। सो or अब कुछ लोग मुझसे बात कर, you'll face a similar challenge in metaverse, and you will get, there are going to be people who will provide a similar solutions in metaverse also. we will be the HDFC home loans for metaverse. ये भी कॉमन सेंस है वैसे तो कि, और उसमें you guys are like, I mean, leading in that. बट सपोज करिए, मैं इसको ऐसे करता हूँ, जैसे सपोज मैंने डिसेंट्रलैंड में अपना एक लैंड लिया और अब उसमें कुछ घर बिल्ड करना चाहता हूँ, और मैंने घर बिल्ड कर लिया एंड मुझे अब उसके अंदर कुछ कलेक्टेबल्स हैंग करने हैं। सपोज उस घर के अंदर मुझे कुछ कलेक्टेबल्स हैंग करने हैं, मुझे बोर्ड यार्ड चाहिए, या मुझे कूल कैट चाहिए, या मुझे कुछ उसके अंदर आई वांट टू हैंग सम आर्ट, डिजिटल आर्ट। तो अब मुझे उसके लिए पैसे लेने हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं वो बोरो कर सकता हूँ इजीफाई पे जाकर। तो मेटाफाई
मेटावर्स और डीफाई का कॉम्बिनेशन। करेक्ट। इसका मतलब तो मेरा दैट इज गेस ठीक निकला, मैंने ट्विटर पे आंसर दिया था आपको, यस तो आई यस वाज राइट, मेटावर्स प्लस डीफाई इज मेटाफाई है। एब्सोल्युटली। You think that एंड इट्स MetaFi is going to be a very generic term, मतलब फ्यूचर में हम यस, मेटावर्स के फाइनेंस को मेटाफाई के नाम से ही जानेंगे? हाँ, इट विल इवेंचुअली टेक इट्स ओन पोजीशनिंग। सी, टर्म कैसे बनती हैं, लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी, उसका मतलब समझ में आना चाहिए, वो टर्म बन जाती है। एनएफटी किसी ने तो बोला होगा ना, नॉन फंजिबल टोकन, कुछ कुछ करेक्ट और, डिजिटल फंजिबल टोकन भी कह सकता था, कुछ और भी कह सकता था। करेक्ट। तो टर्म्स धीरे धीरे ऐसे बनती चली जाती हैं। आपको क्या लगता है इसका कितना पोटेंशियल है मेटाफाई का? ह्यूज ह्यूज, मतलब वी आर वेरी बुलिश ऑन इट। मतलब आप ये हम्म, देखो, मैंने रात को 3 बजे ट्वीट किया था वो। सो हाँ, वी आर नॉट एबल टू स्लीप राइट नाउ, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, वी आर सो एक्साइटेड एंड वी आर वर्किंग वेरी वेरी डीपली इनटू इट। मतलब मैं इसको मतलब ऐसे आप एक चीज समझो, मैं आज की इसको तारीख में ऐसे मैं बोलो। सॉरी, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, मैं एक्साइटेड हो गया एक्चुअली आपकी बात को सुन के, क्योंकि देखिए मैं भी ना मेटावर्स में, मैंने 2020 का मेरा रेजोल्यूशन है पर्सनल, कि मैं मेटाफाई के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं मेटाफाई के अंदर इमर्सिव फीलिंग लेने के लिए पूरा एंटर करूंगा, और मैंने एक बजट एलोकेट भी कर लिया है अपने अपने को, कि यार हो सकता है कि ये बजट, मुझे नहीं पता हाउ दिस टर्न आउट टू बी, बट मैंने एक अपना ना बजट एलोकेट किया है कि मैं मेटाफाई में एंट्री से लेके पूरा एक्सपीरियंस करना करूंगा, और अब मैं चीजें बाय करूंगा। तो उसमें आप देखोगे कि, और लोगों को मेरा ईथ एड्रेस दिख जाएगा, मैं उसको अनाउंस कर दूंगा, आप वहां जाके मेरे कलेक्टिबल्स देखोगे, क्या मैं क्या क्या चीजें बाय कर रहा हूँ, मैं कैसे कैसे अपनी एंट्री ले चुका हूँ मेटावर्स में, मेरी एनएफटीज भी अब आप देखोगे। मतलब ये मैं आज पहली बार अनाउंस भी कर रहा हूँ, चलो मैं बता देता हूँ कि मतलब मैं प्रॉपर तरीके से आई एम एंटरिंग इनटू इट। अब मैं बात नहीं करूंगा, मैं उन लोगों को खासकर मुझे पसंद नहीं है वो लोग जो सिर्फ बात करते हैं लेकिन स्किन इन द गेम नहीं है। तो अगर आपका ईएनएस डोमेन अगर नहीं है, या आपका सॉल एड्रेस नहीं है, आपका कोई डोमेन नहीं है, तो आप वेब3 को सिर्फ बाहर से देख रहे हो, वेब3 में भी हो नहीं। आपको डोमेन होना चाहिए, पहली चीज। आपके पास डोमेन लेने के बाद आपका एनएफटी आप बाय करो। कौन सी बाय करनी है अलग एक मैटर ऑफ डिस्कशन है, बट जब आप डिसाइड कर लोगे ना कि हाँ मुझे एनएफटीज बाय करनी, तो फिर आप रिसर्च भी करोगे, जैसे आप ऑल्ट्स को ढूंढते हो ना कि कौन सा ऑल्ट रिटर्न देगा, कौन सा देगा। तो उसी तरीके से मैंने तभी तो अंकित से बोला, डीफाई को एक्सपीरियंस करने के लिए डीफाई के 4 कदम उठाओ और डीफाई में आओ। जब आ जाओगे तो फिर डीफाई में और चीजों को आप वो करोगे। ऐसे ही मेटावर्स में जब आओगे तो आपको रियलाइज होगा कि अरे यार, ये कूल कैट तो महंगी है, आई विश, मुझे लेकिन लगता है कि कूल कैट का ना रेट आगे बढ़ जाएगा, आई विश कि मेरे पास लेकिन बिटकॉइन पड़ा है, या मेरे पास ये चीज पड़ी है, मेरे पास एक दूसरा एसेट पड़ा है, क्यों ना मैं उस एसेट को यू नो मतलब मैं इसके ऊपर बोरो कर लेता हूँ, और मैं कूल कैट को ले लेता हूँ, या कोई और चीज ले लेता हूँ। मैं कूल कैट को तो जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, या कुछ और एनएफटी ले लेता हूँ, और वो एनएफटी कल को हो सकता है कि मैं या तो अपने पास ही रखूंगा अपने पोजीशन में, या हो सकता है कल को उसकी वैल्यू बढ़ जाए, और वो मैं सेल करके अपना यहाँ से आई विल बी एबल टू पे ऑफ माय लोन्स। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच EasyFi इज ट्राइंग टू बिल्ड। सो एग्जैक्टली, अब मैं आपके इसी एग्जांपल को स्पेसिफिकली बताता हूँ कि ये होगा कैसे। आपके पास सपोज $10,000 के ईथर पड़े हैं, ठीक है जी। आप ईथर भी नहीं बेचना चाहते, आपको $50,000 की ये कूल कैट भी लेनी है, ठीक है। आप $10,000 के ईथर लेके आओगे EasyFi पे, डिपॉजिट करोगे एज कोलैटरल, EasyFi से USDC लोगे, या लेट्स से मैटिक में वो मिल रही है तो आप EasyFi से मैटिक बोरो करोगे, सपोज $7,000 वर्थ ऑफ मैटिक आपने बोरो कर लिए, ठीक है। और जो $43,000 वर्थ के मैटिक थे वो आपको हमने लोन दे दिया अगेंस्ट दैट कूल कैट। सो नाउ यू आर इन पोजेशन ऑफ बोथ कूल कैट एंड योर ईथर, दोनों आपके हैं। उसमें 43,000 का हमने लोन भी लगाया और 7,000 का आपको लोन उसकी अगेंस्ट दिया, तो आपको ईथर बेचे बिना कूल कैट का पोजेशन भी मिल गया और दोनों को एक्सपोजर भी मिल गया। और आपको जब लगा कि अब कूल कैट का प्राइस बढ़ गया है, मुझे इससे एग्जिट लेना है, आपने कूल कैट को सेल किया, 43,000 का लोन रिपे किया, फिर उसमें से 7,000 का लोन रिपे करके आपने अपना ईथर भी निकाल लिया। हाँ, अब मेरा एक सवाल यहाँ पे ये तो मैं नॉर्मली भी डीफाई में भी कर सकता हूँ। मतलब मैं वहाँ गया, अपना अपना ईथर मैंने उसके ऊपर मैंने बोरो कर लिया पैसा, और मैं उस पैसे को फिर एनएफटी की वहां पे मैं मेटामास्क में लाया, और वहां से मैंने एनएफटी को बाय कर लिया। तो इसमें मेटाफाई वाले में प्रोडक्ट में और जो अभी जो जो कन्वेंशनल तरीका है उसमें डिफरेंस क्या है?
43,000 का लोन स्पेसिफिकली फॉर कूल कैट। फॉर कूल कैट, दैट इज मेटाफाई। तो एक सेकेंड, तो मैं क्या यहाँ पे एनएफटी को, आपको जब तक और आपके पास मैं, एनएफटी लोन अगेंस्ट एनएफटी मिलता है, बट वो एनएफटी खरीदने के बाद मिलता है। वो तो हो गया लोन, एनएफटी के ऊपर लोन ले रहा हूं, एनएफटी हाँ खरीदने के लिए लोन जब ले रहा हूं, तो हाँ मुझे उसी प्रोटोकॉल से, मतलब इजी फाई से कूल कैट को कनेक्ट करना होगा, खरीदना होगा उसी प्रोटोकॉल से। हाँ, वो तो कूल कैट विल नॉट कम इन योर एड्रेस, इट विल कम इन द कॉन्ट्रैक्ट, योर लोन कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच बट यू आर द इट विल बी विजिबल इन माय दिस थिंग ना, पोजीशन मेटामास्क में हाँ हाँ मेरी इट पोजीशन में होगा। एग्जैक्टली। सो उस लोन कॉन्ट्रैक्ट का, सो बेसिकली क्या होता है, जैसे जब आप डिपॉजिट करोगे हाँ। इजी फाई पे, फॉर एग्जांपल आप $100 डिपॉजिट करते हो, आपको एक ए टोकन मिलता है। हम्म, तो वो ए टोकन आपकी पोजीशन में रहता है विच रिप्रेजेंट्स योर पोजीशन इनटू इजीफाई। सो इजीफाई ई टोकन देता है, आवे ए टोकन देता है, कंपाउंड सी टोकन देता है, विच इज अगेन लाइक अ स्टेक डेरिवेटिव। सो वो एक रिसिप्ट है। इसी हम्म, तरह से जब आप ये परचेज करोगे, लोन कॉन्ट्रैक्ट में हमारे साथ जाओगे फॉर बाइंग अ पर्टिकुलर डिजिटल एसेट इन मेटावर्स, तो आपको उसी तरीके से एक एक्स टोकन मिलेगा विच इज हम्म, रिप्रेजेंटिंग योर लोन कॉन्ट्रैक्ट इन आवर मेटाफाई प्रोडक्ट। हम्म। तो दैट इटसेल्फ दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन। और जब उस लोन कॉन्ट्रैक्ट पे आपको जाओगे तो आपको दिखेगा कि इसमें कूल कैट है। अच्छा, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज तो वो इजी टोकन नहीं होगा, वो दूसरा टोकन होगा, दैट इज व्हाट यू सेइंग, दोज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन टोकन्स। रिप्रेजेंटेशन टोकन्स। तो मार्केट में आप देखो कंपाउंड के सी टोकन्स हैं, हमारे ई टोकन्स हैं, जो रेस्पेक्टिव एसेट के करस्पॉन्डिंग जनरेट होते हैं जब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ पैसा डिपॉजिट किया जाता है। सो दैट्स लाइक योर शेयर इन द पूल। सो ओके। जिसको जिसका भी, जो मैं अभी इससे पहले बात कर रहा था कि आप कल को वो, जैसे एसटी ईथ की मैंने बात करी, सो दैट इज रिप्रेजेंट योर रिप्रेजेंटेशन इन दैट पूल। ठीक है। सो इसी तरीके से दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट लोन कॉन्ट्रैक्ट। ओके। और कल को मैं उसको सेल करके मैं वापस उसमें डिपॉजिट करके अपना ईथ वापस ले सकता हूँ, और मेरे पास कूल कैट भी आ गई। करेक्ट, करंट मार्केट है, आपने उसको सेल किया, जैसे आपने फ्यूचर्स की पोजीशन को लिक्विडेट करते हो। अमेजिंग। तो ये मेटाफाई और ये कॉमन सेंस है, आई थिंक ये फिर मैं इसको समझाने बैठूं कि आपको क्यों फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी मेटावर्स में, ये कॉमन सेंस है। आप कल को हो सकता है कि आपको लैंड ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, आपको बिल्डिंग बनानी है। सो आप एक नहीं नहीं, चीज मैं समझो, मैं तो इसको इसको एज ए इतना इजी बना देता हूँ। और ये तो आपने बड़ी चीजें लेने की बात कर रहे हो ना, मैं कहता हूँ कि कल को आपके किसी फेवरेट सिंगर का कंसर्ट है मेटावर्स में, और उसकी टिकट बहुत महंगी है, ठीक है, और उसकी आपकी टिकट आप अफोर्ड नहीं कर सकते उस समय, आपकी मार्केट भी डाउन है, आप कोई टोकन बेचना नहीं चाहते, लेकिन आपको फाइनेंस की जरूरत है कि आप वो टिकट बाय करना चाहते हो, $2000 का टिकट है, तो आप फाइनेंस करना इज अ बेटर ऑप्शन। आपको पता है कि यार ईथ अभी डाउन चल रही है, बेरिश मार्केट है, ये मार्केट बढ़ेगी, मैं ईथ बेचना नहीं चाहता, बट मेरे को अभी अभी कंसर्ट भी देखना है, तो आप वो मेटावर्स में कंसर्ट देखने के लिए उस टिकट का एक छोटा माइक्रो लोन लेना चाहते हो, तो माइक्रो लोन, हम बड़े लोन्स को तो छोड़ दो ना, वो तो चलो बहुत बड़ी बात है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी फाइनेंस करेंगे और कंसर्ट को अटेंड करेंगे, बाद में मैं लोन को रीपे कर दूंगा, और मैंने कंसर्ट भी देख लिया, क्योंकि उस कंसर्ट को देखने के लिए आपको टिकट एज ए एनएफटी बाय करनी है ना उस टिकट को, तो आपने कंसर्ट भी देख लिया और आपने लोन भी रीपे कर दिया। क्या मैं ठीक बात कर रहा हूँ? माइक्रो लोन्स भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा इसमें। एब्सोल्युटली, वो तो सर्टेनली आप कर ही सकते हो, बट ये तो ये कंजम्पशन वाली चीज है। मैं बात कर रहा हम्म, हूँ यू आर बाइंग समथिंग फॉर होल्डिंग योरसेल्फ। अब मैं इसका एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, जहां पे विच इज अगेन वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट वी नॉर्मली डू इन आवर रियल लाइफ। फॉर हम्म, एग्जांपल, मैंने देखा कि यार मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं अगर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो ये रेंटल इनकम आ जाएगी यहाँ से मेरे को, उस रेंटल इनकम से मैं अपनी ईएमआई पे करते रह सकता हूँ और 5 साल के अंदर ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। रियल वर्ल्ड में यही तो करते हैं। यही करते हैं। अब हम्म, सेम चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप डिसेंट्रल लैंड का एक प्लॉट साइज खरीदो, हम्म, उस प्लॉट पे आप 20% आप दो, 80% आपको इजीफाई देगा। हम्म। उसके ऊपर आप कॉन्सर्ट एरिया बनाओ, और उसको जिस कॉन्सर्ट की आप टिकट अभी खरीदने की बात कर रहे थे, वो कॉन्सर्ट करने के लिए भाड़े पे दो। उससे जो पैसा आएगा मेरी ईएमआई पे करो। हाँ, अच्छा।
हाउ कैन आई, मतलब सोच रही दुनिया कहाँ पहुंच गई यार। मैं कह रहा हूँ टिकट क्यों बाय मतलब कर रहे दिस हो इज आप, 15 मतलब बढ़ा दीजिए ना, मैं दिलवाता हूँ आपको, आई विल एनेबल यू टू डू दैट। मतलब आप सोचो कि यार ये रियलिटी है। और देखो, इजी फाई की टीम की ना मैं इसलिए तारीफ करता हूँ, मैं अंकित की, अंशुल की, मेरे फ्रेंड्स भी हैं यार। मैं इन दोनों की इसलिए तारीफ करता हूँ कि इन दोनों ने पास्ट में भी डीफाई को तब पकड़ा था जब डीफाई का डी, ई, एफ, आई मतलब कोई नहीं जानता। ये फाइनेंस को आते हुए देख लिया था इन्होंने कि फाइनेंस जो है वो ब्लॉकचेन पे डिसरप्ट होगा, और उस समय पकड़ा। अब ये अगर आगे फ्यूचर में मेटाफाई जैसी चीजों को अगर ये देख रहे हैं, और अगर ये आगे चीजों को इवॉल्व होते देख रहे हैं, तो ये आप समझ लो कि दोस थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर, एंड ज्यादा दूर नहीं, 2022 में ही देखोगे। और एक और चीज ट्विटर स्पेस में पता लगी थी कि मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट दे आर ट्राइंग टू डिसरप्ट थिंग्स इन एजुकेशन लोन के अंदर भी। हमने बहुत इंटरेस्टिंग था वो, कि इफ यू कैन जस्ट टेल दैट, यहाँ पे बताओ कि एक और सेगमेंट है जिसमें यू गाइस आर ट्राइंग टू डू डिसरप्शन। यस, सो बेसिकली मेटावर्स के ही सो बेसिकली आप ये देखो, इवेंचुअली आपकी एजुकेशन इज आल्सो गोइंग टुवर्ड्स मेटावर्स, सो वो इसी का हाँ, एक्सटेंशन है आगे चल के। इट इज गोइंग टू बी पार्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ दैट इवन इन मेटावर्सेस, जैसे अभी मैंने बात किया। सो मेटाफाई इज एन ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला, उसके अंदर देयर आर गोइंग टू बी रियल एस्टेट लोन्स, देयर आर गोइंग टू बी कंजम्पशन लोन्स, जैसे हमारे यहाँ पे आज की डेट में रियल वर्ल्ड में होम रिनोवेशन के लिए लोन मिलते हैं, सो यू विल स्टार्ट टू गेट दैट। तो आपको अपने अपने लिए एक स्टूडियो डिजाइन करना है मेटावर्स में, जहाँ पे आप अभी, जैसे आप अभी जो अपने वीडियोस बनाते हो वो भी आप अपने घर में हाँ, बैठ के बनाते हो, मैं कहता हूँ आप वो मेटावर्स के अपने स्टूडियो में बैठ के बनाओ डिजिटली अपने अवतार के साथ। हाँ, हाँ, तो होगा। लेकिन अब उस स्टूडियो को आप डिजाइन करोगे अपने हिसाब से, वॉलपेपर लगाओगे अपने हिसाब से, उसके फर्नीचर लगाओगे, तो उसके लिए आप लोन ले सकते हो। सो दैट इज हैपनिंग सिमिलरली एजुकेशन के अंदर भी, इट इज गेटिंग इनटू मेटावर्सेस, जहां पे कि आपको एजुकेशन मिल रही है मेटावर्सिटी, देयर आर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर डूइंग दैट। In addition to that, for the real world also, what we are planning is कि जो universities हैं whitelisted universities, which will be right now whitelisted by us, and once we will create a DAO for EasyFi, then the DAO holders will be able to whitelist the university कि हाँ ये university को हम whitelist करते हैं for the student loan। तो उसके अंदर जैसे ही स्टूडेंट का एडमिशन होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड एज एन एनएफटी एंड बी लॉक्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि लोन, जिस लोन पूल से उसको फंड किया गया है। सो यूनिवर्सिटी विल नॉट बी गिवन द एंटायर 4 years मनी इन वन शॉट, so they will be paid on semester basis based on them updating the records in that particular NFT, एंड फाइनली वो रिकॉर्ड्स उस एनएफटी के अंदर लॉक्ड रहेंगे। जब वो बंदा जिसको वो निकलनी है वो एड्रेस जब लोन रीपे कर देगा, तो जो एड्रेस लोन रीपे करेगा उसको वो फाइनल डिग्री एज एन एनएफटी ट्रांसफर हो जाएगी। ओह वाओ! तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब कि आप सोचो कि इज़ीफाई, आपने जो यूनिवर्सिटी आपने फिगर आउट करी कि ये यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है, तो उस यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली आपका जो फंडिंग है वो कर देगी, डायरेक्टली पैसा उसे ट्रांसफर हो जाएगा। वो यूनिवर्सिटीज का व्हाइट लिस्ट होंगी, टाई अप होगा। इजी टाई अप इन द सेंस के कम्युनिटी ही उसको डिसाइड करेगी कि ये यूनिवर्सिटीज हैं। Any उन university will be able to come and एबल टू apply for it, and community will whitelist it. That's it. वहाँ आपकी फंडिंग हो जाएगी। आपको जब डिग्री आप करो, डिग्री का पास आउट होने के बाद आपको डिग्री एनएफटी फॉर्म में तभी मिलेगी जब आप अपना जो लोन है वो रीपे कर देंगे। तब तक वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो एनएफटी वो लॉक्ड रहेगा। जैसे ही आपका यहाँ पे पेमेंट हुआ, आपका सारा पेमेंट रिलीज हो जाएगा। आपके वो एनएफटी ऑटोमेटिकली, जो डिग्री फॉर्म में आपकी जो एनएफटी है वो आपका अनलॉक हो जाएगी, और आपके वॉलेट में एड्रेस शो होना शुरू हो जाएगी कि आप उस डिग्री के पोजेशन है, आपने ये कोर्स किया है। वाओ! So that is going to be the future of how this education. I Yes. think these are like phenomenal updates that we are getting from EasyFi. I think देखिए कोई भी मेरा यहाँ पे एक ये मानना है कि हम यहाँ पे कोई बुलिश पिच नहीं बना रहे किसी चीज की। आई थिंक हमने एक पूरे डिस्कशन में सिर्फ एजुकेशन की बात करी है, डीफाई की बात करी। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं अपने व्यूअर्स को कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स की बात हम करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आपने टेक्निकल देखो उसका, उसकी चीजों की विजन देखो, मिशन देखो, प्लस आप जो फ्यूचर में उसकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन पे आप नजर बनाए रखो।
जो EasyFi का रोड मैप था, EasyFi का रोड मैप एक प्योर सिंपल बेसिक प्रोडक्ट से शुरू हुआ था, और जैसे उसके रोड मैप में जो चीजें थी, डू मोर विद DeFi, और उसके बाद आगे आगे जैसे चीजें इवॉल्व हुई कि कैपिटल को कैसे अच्छे से डिप्लॉय करना है, और जो इनोवेटिव आइडियाज थे उसमें मेटाफाई उसका पार्ट है, और जो चीजें हमने डिस्कस करी, ये सारी चीजें ये बताती है कि आने वाले समय में EasyFi इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द project in DeFi sector that is really going to do lot of disruption in so many areas, and especially कि जब हम ये देख रहे हैं कि metaverse का narrative is not just a narrative today, it is a reality today, and हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से NFTs grow कर रही हैं, उसी तरीके से इन NFTs को कैपिटल चाहिए होगी, कैपिटल अट्रैक्ट होती है उसी सेगमेंट में जहां डिमांड होती है, वो कैपिटल कभी ना कभी जो उस सेगमेंट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको EasyFi जैसे जो प्लेयर्स है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ग्रो in size because they are going to be the one who are going to provide capital to that particular segment, जहाँ लोगों की डिमांड, चाहे वो रिटेल में होंगे चाहे वो इंस्टीट्यूशन होंगे, तो दे विल बी गोइंग फॉर दीज सॉल्यूशंस EasyFi, जहाँ पे वो उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी. I think amazing है. Ankit, already we are into this discussion for more than an hour. Anything which with that I have missed or you think you have missed that you really want to bring an attention and you want to convey something to the audience? No, I think I would just say that stay there and keep exploring DeFi. Do get engaged with DeFi. Only then you will be able to learn. तो मतलब जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं. मेरा एक बड़ा स्टैंडर्ड सा वो रहता है टर्म जो मैं आज बोलना चाहूंगा आपके यहाँ पे. मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो सब इस टर्म को जानते हैं. And that is keep doing, keep growing. कीप डूइंग कीप ग्रोइंग. बिल्कुल, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही बताया ना कि मैं स्किन इन द गेम नहीं होगी, आप नहीं सीख पाओगे. आप ये ज्ञान लेके आप कुछ टोकन्स में इन्वेस्ट कर दोगे, फेयर इनफ, वो भी एक स्ट्रेटेजी होती है, बट आप एक्चुअली में अगर किसी सेगमेंट को देखना चाहते हो उसकी ग्रोथ और उसके अंदर, तो आप उसको एक्सपीरियंस करो. एक्चुअली में आप EasyFi के प्लेटफॉर्म को यूज करो, और EasyFi को यूज करो, आप DeFi के अंदर अपना जो इंटरेक्शन है उसे बढ़ाओ, और जैसे जैसे चीजें इवॉल्व हो रही है, NFT मेटावर्स, इसके अंदर भी अपनी आप जर्नी की शुरुआत करो, एंड जस्ट डोंट स्टे देयर, जस्ट गेट इनटू दिस गेम. चाहे आप छोटा स्टेप लो, थोड़ा सा स्टेप लो, लेकिन जस्ट बी देयर. एंड विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच अंकित. हम लोग ट्विटर स्पेस भी करते रहते हैं. अब अगर आप ट्विटर पे नहीं है तो अंकित को, EasyFi को, जो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं. और ट्विटर स्पेसिस अंकित स्पेसिफिकली बेसिक्स ऑफ DeFi पे हम बात करते हैं, एजुकेशन. एक अंकित उन दिनों में ना प्रोफेसर की फॉर्म में आ जाते हैं. इनके अंदर एक ऐसी आत्मा आ जाती है जो इनके अंदर सोया हुआ प्रोफेसर जग जाता है. कसम से कह रहा हूँ, लास्ट टाइम हमने किया था, इतना मजा आया और इतने सॉलिड फीडबैक थे, मैं आपको बता नहीं सकता. इस बार मिस मत करिएगा. तो इसीलिए अनाउंसमेंट जो है वो ट्विटर पे होती है, वो यूट्यूब पे तो होती नहीं है. तो आप इसलिए यूट्यूब ट्विटर पे इनको फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हम वो सेशंस करते रहेंगे. यूट्यूब पे भी हम रूटीन में सेगमेंट, अगर आप चाहते हो कि DeFi पे हम करते रहें, अंकित को बुलाते रहें और EasyFi के अपडेट्स मिलते, कमेंट में जरूर आप एक बार ये करके बताइएगा. एंड इसके जो छोटे छोटे, जैसे आज मुझे जो आइडिया लग रहा है, मैं इस वीडियो से ना स्निपेट्स निकालूंगा छोटे छोटे, जैसे मेटाफाई एजुकेशन वाला, और ये छोटे छोटे मैं वीडियो DeFi के 4 स्टेप, ये क्योंकि लंबे वीडियो के अंदर वो बातें खो ना जाए, तो उनके छोटे छोटे मैं निकाल के जो स्टेप्स बताए हैं उनके अलग से वीडियोस डालूंगा, राइट, ट्यूटोरियल की तरह. तो और मेटावर्स क्या है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेटाफाई क्या है वो ट्यूटोरियल्स की तरह मैं वीडियो वो अलग डालूंगा. अंकित, मुझे आज का जो सेशन इतना इंस्पायरिंग लगा और इतना एजुकेशन से भरा हुआ था कि आई थिंक थैंक यू वेरी मच यार. मतलब मेरे को भी खुद आज बहुत एक नॉलेज मिली है. ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, हैप्पी टू बी देयर. चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू. मैं इसको ब्रॉडकास्ट को एंड करता हूँ.